हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीबीएसई की तरफ से क्लास 9 के लिए आईसीटी की बुक है, उसका चैप्टर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड सेफ्टी मेजर्स। कि सिक्योरिटी ऑनलाइन अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें क्या क्या सिक्योरिटी को हमारी खतरा हो सकता है और हमें क्या उससे बचने के लिए क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर के एंड होते होते आप क्या क्या चीज़ें आप समझ पाएंगे। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग अवेलेबल, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस अवेलेबल हैं उनके बारे में पता चल पाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस पता चलेगा। स्टेट हाउ द यूज़ ऑफ शेयरवेयर सॉफ्टवेयर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का जो इस्तेमाल है वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से कैसे अलग है। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग, कॉपीराइट और लाइसेंसिंग के बीच में क्या फ़र्क होता है। डिफाइन साइबर एथिक्स, साइबर सेफ्टी एंड साइबर सिक्योरिटी, ये टर्म्स पढ़ेंगे, साइबर एथिक्स, साइबर सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी। स्टेट द पर्पज ऑफ कुकीज़, कुकीज़ का क्या यूज़ होता है। टेबुलेट द डिफरेंट फेजेस ऑफ साइबर एथिक्स एवोल्यूशन, और साइबर एथिक्स के ओवर द ईयर्स कैसे कैसे उसमें अलग अलग फेजेस जो है उनके थ्रू इवॉल्व हुआ है वो पढ़ेंगे। लिस्ट प्रिकॉशंस दैट कैन बी टेकन टू इंश्योर साइबर सेफ्टी, और ओवर द इंटरनेट या ओवर द कंप्यूटर सिस्टम हम क्या क्या सेफ्टी ले सकते हैं वो प्रिकॉशंस पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्रेट्स टू साइबर सिक्योरिटी, साइबर जो सिक्योरिटी है उस पे क्या क्या खतरा हो सकता है, अलग टाइप का क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। स्टेट एथिकल बिहेवियर टू बी फॉलोड एज अ साइबर सिटीजन, और हमें एक एज अ साइबर सिटीजन हमें क्या क्या अपने एथिक्स जो होने चाहिए, हमारे क्या बिहेवियर होना चाहिए वो फॉलो करना चाहिए। आइडेंटिफाई द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम, और साइबर क्राइम की अलग अलग कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का। With the widespread use of internet, networks and computers have become increasingly susceptible to threats. अब क्योंकि इंटरनेट बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है तो इस चक्कर में क्या हो गया है, नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स जो है वो उन पे थ्रेट्स जो है बहुत ज़्यादा उन पे खतरा मंडरा रहा है एक तरीके से, कि वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो चुके हैं। ईजीली कोई भी अटैक कर सकता है आपके सिस्टम्स में और आपकी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है। These threats destroy data as well the programs that computers use. ये threats क्या करते हैं, जो आप कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें जो भी डेटा और जो भी प्रोग्राम्स आपके हैं उनको ये डिस्ट्रॉय नष्ट कर देता है एक तरीके से। The objective of these threats is to destroy the data and to steal the vital information stored in computers. तो इन थ्रेट्स का मेन मकसद होता ही क्या है कि वो आपके कंप्यूटर्स में जो भी डेटा स्टोर्ड होता है उसको ख़त्म करता है और जो आपकी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको चुरा लेता है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड बाय द अटैकर्स फॉर देयर बेनिफिट, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल जो अटैकर्स होते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। वी ओकेजनली हेयर अबाउट द डेटा थेफ्ट फ्रॉम क्रेडिट कार्ड कंपनीज और बैंक्स विच लीड टू मेजर फाइनेंशियल लॉसेज। आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार कि क्रेडिट कार्ड से मतलब डेटा चुरा लिया गया है और इसकी वजह से जो फाइनेंशियल लॉस जो है लोगों को वो हो जाता है। Also, sometimes individual users are fooled into giving their personal and sensitive information such as passwords or bank data leading to financial loss. और कई बार तो क्या किया जाता है, जो यूज़र्स होते हैं उनको बेवकूफ़ बनाते हैं लोग, अटैकर्स जो होते हैं, और जिससे क्या हो जाता है कि हम अपनी पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड या बैंक का डेटा उनको दे देते हैं जिससे हमारा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। दिस चैप्टर शोज वेरियस थ्रेट्स दैट कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स फेस। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे थ्रेट्स पढ़ेंगे जो हमारे कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स में आ सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो कॉमन है वो है वायरसेस। अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम यूजुअली हिडन विद इन अनदर सिंपल प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक प्रोग्राम ही होता है जो किसी और हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम के अंदर ही छिपा हुआ होता है। It produces copies of itself and inserts them into other programs or files, in turn destroying the data and performing other malicious actions. ये क्या करता है, अपनी कॉपीज बनाता रहता है और फिर उनको दूसरे प्रोग्राम्स जो होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उनमें इंसर्ट करता रहता है, जिससे हमारा वो डेटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये वायरस जो है अपना मेलिशियस जो भी एक्शन होता है वो परफॉर्म कर देता है। कंप्यूटर वायरसेस आर नेवर नेचुरली अकरिंग, दे आर ऑलवेज मैन मेड। कंप्यूटर वायरसेस कभी भी नेचुरली नहीं आते हैं, वो हमेशा किसी ना किसी इंसान द्वारा बनाए गए होते हैं। वंस क्रिएटेड एंड रिलीज्ड हाउएवर देयर स्प्रेड डज नॉट रिमेन
डायरेक्टली अंडर आवर कंट्रोल। लेकिन जब वो एक बार बना दिए जाते हैं और उनको रिलीज कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो उनका फैलना होता है, वायरस जो फैल जाते हैं, उसको हम डायरेक्टली हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। While developing the viruses, programmers have specific target in mind, such as data theft or destruction of software which runs the computers. जब वायरस डेवलप किए जाते हैं, तो मेन मकसद क्या होता है वायरस को डेवलप करने का प्रोग्रामर्स का, कि उनका एक टारगेट होता है कि या तो उनको डेटा चुराना होता है आपके कंप्यूटर से, या फिर उनको सॉफ्टवेयर जो है वो डिस्ट्रॉय करना होता है आपके कंप्यूटर को जो चला रहा होता है। The virus can be transferred hidden in files, programs or even in disks. तो वायरस को ट्रांसफर कैसे करते हैं ये लोग? या तो वो किसी फाइल में छिपा कर करते हैं, या फिर किसी प्रोग्राम के साथ उसको इंसर्ट करते हैं, या फिर किसी डिस्क में इंसर्ट कर देते हैं। The viruses can be of different kind, but a common virus is macrovirus, which is discussed in detail here. वायरसेस बहुत तरीके के होते हैं और सबसे कॉमन वायरस कौन सा है? मैक्रोवायरस। तो अब हम मैक्रोवायरस पढ़ते हैं। सबसे पहला है मैक्रोवायरसेस। अ सिंपल मैक्रो इज अ सीरीज ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेप्स दैट आर स्टोर्ड इन अ सिंगल लोकेशन। अगर एक सिंपल मैक्रो की बात की जाए तो वो क्या होता है? कुछ प्रोग्रामिंग के स्टेप्स होते हैं जो कि एक ही लोकेशन पर सेव्ड होते हैं। मैक्रो अलाउज ऑटोमेशन ऑफ मैनी एक्शंस विद ओनली अ सिंगल की स्ट्रोक। मैक्रो में क्या होता है? अगर आप की कोई भी एक सिंगल की दबाने से ही क्या हो जाएगा, उसका बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं। दीज कैन बी एम्बेडेड इन द प्रोग्राम फाइल्स। और फिर ये क्या कर मैक्रो को क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम फाइल्स में एम्बेड कर दिया जाता है। Many programs such as Word and Excel allow you to record a series of keystrokes and menu selections and then save them to a file. हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जैसे कि वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है? हमें कीबोर्ड का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें हमें की को स्ट्रोक करना पड़ता है, और जिसमें हमें मेन्यू को सेलेक्ट करना पड़ता है, और फिर हम उसको एक फाइल में जाके सेव करते हैं। दिस हेल्प्स एलिमिनेट डूइंग द सेम एक्शन सेवरल टाइम्स, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। तो ये क्या करता है? ये इसी काम को बार बार करने के जो वो होता है, प्रोसेस होता है, उसको हटा देता है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैक्रो वायरसेस क्रिएटेड विद द इंटेंशन ऑफ फूलिंग द यूजर कैन डिसीव देम इन शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो अब यूजर भी क्या सोचेगा कि मैं बार बार उसी प्रोसेस को करने की बजाय मैं क्या करूं कि मैं ये मैक्रो का यूज़ कर लेता हूँ। तो इससे क्या होता है? मैक्रो वायरसेस क्या होते हैं? वो अब, लेकिन वो तो वायरस है, तो वो तो यूज़र को फूल करेंगे, तो वो उनको फूल करने के चक्कर में क्या करते हैं? हम जो यूज़र हो जाते हैं, हम फूल हो जाते हैं उनकी वजह से, और हम अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं उनके साथ। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड बाय द मैक्रो टू डैमेज द कंप्यूटर डेटा और सॉफ्टवेयर। और इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ये मैक्रो क्या करेगा? हमारे कंप्यूटर के डेटा या सॉफ्टवेयर को डैमेज कर देता है। द वायरस यूजिंग मैक्रो फाइल्स आर मोस्ट पॉपुलर एज दे आर। और जो ये मैक्रो फाइल्स वाले वायरस है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि ईजी टू राइट, क्योंकि एक तो इनको लिखना जो है वो ईजी है। कैन इन्फेक्ट मोर पीपल फास्टर एज दे एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स एंड डेटा फ्रिक्वेंटली। ये ज़्यादा लोगों को ज़्यादा जल्दी जो है इन्फेक्ट कर सकता है, ज़्यादा लोगों के डेटा को, क्योंकि लोग जो है डॉक्यूमेंट्स और डेटा को बहुत फ्रिक्वेंटली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। कैन ईजिली इन्फेक्ट एनी कंप्यूटर केपेबल ऑफ रनिंग ऑफिस एंड इंटरनेट। और ये ईजिली उस कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है जिसमें ऑफिस या इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। Macroviruses can corrupt data, create new files, move text, flash colors, insert pictures, send files across the internet and format hard drives. मैक्रोवायरस क्या करते हैं? आपके डेटा को करप्ट कर सकते हैं, नई फाइल्स बना देते हैं, टेक्स्ट को मूव कर देते हैं, कलर्स को फ्लैश करते हैं, पिक्चर्स को इंसर्ट कर देते हैं, और इंटरनेट पे अपनी जो फाइल्स होते हैं उनको सेंड करते हैं, और हार्ड ड्राइव्स को पूरा फॉर्मेट कर देते हैं। Macroviruses are increasingly used as transport mechanisms to drop off even nastier bugs. Macroviruses को एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के तौर पर भी यूज़ किया जा रहा है, जो बग्स होती हैं आपके सिस्टम में उनको क्रिएट करने के लिए। Macroviruses modify registries, forward copies of it through emails, look for passwords, copy documents and infect other programs. ये मैक्रोवायरस क्या कर देते हैं? आपकी जो सिस्टम में रजिस्ट्रीज वगैरह होती हैं उनको चेंज कर देते हैं, फिर उनको चेंज करके ईमेल्स के थ्रू उनकी कॉपीज़ भेज देते हैं, और फिर उससे पासवर्ड को आपके फेच करने की कोशिश करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करते हैं, और बाकी के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। मैक्रोवायरसेस कैन डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट डैमेज इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज। इसके अलावा भी मैक्रो जो है
वो बहुत तरीके का डैमेज कर सकता है अलग अलग तरीके से आपके सिस्टम में। एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो वायरस इज वैजो W97M एट्सेट्रा। तो ये वायरस मैक्रो वायरस के एग्जाम्पल्स है, वैजो W97M। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉर्म्स। Worms are very similar to viruses in the manner that they are computer programs that replicate copies of themselves, usually to other computer systems via network connections. Worms क्या होते हैं? वो वायरस की तरह ही होते हैं एक तरीके से, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, अपनी कॉपीज का रेप्लिका बना, मतलब जो कॉपीज होती हैं वो उनको रेप्लिकेट करते रहते हैं। तो दूसरे सिस्टम्स में जो है अलग जो कॉपीज है उनको रेप्लिकेट करते रहते हैं। Viruses often, but not always, contain some functionality that will interfere with the normal use of a computer or a program. वायरसेस क्या होता है, बहुत बार, हमेशा नहीं लेकिन बहुत बार क्या होता है, उसमें कुछ फंक्शनैलिटी होती है जो आपके कंप्यूटर आप काम कर रहे हो और उसमें कुछ इंटरफेरेंस क्रिएट कर देता है वायरस। Unlike viruses, however, worms exist as separate entities. They do not attach themselves to other files or programs. लेकिन वायरसेस की तरह ही worms नहीं, इस मामले में worms ऐसे नहीं होते हैं, वो बिल्कुल सेपरेट एंटिटीज होती हैं, वो अपने आप को कोई फाइल या प्रोग्राम के साथ अटैच नहीं करते हैं। Because of their similarity to viruses, worms are also often referred to as viruses. लेकिन इनकी ये सिमिलैरिटी की ये रेप्लिकेट करते हैं कॉपीज वायरसेस के साथ, जो ये सिमिलैरिटी है इसकी वजह से worms को भी हम कई बार वायरस ही बोलते हैं। Some examples of the worst worms that impacted the web are as follows। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं worms के जिनकी वजह से वेब जो है वो बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुई थी। वो कौन कौन से हैं? जेरूसलम इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट वॉर्म्स दैट स्प्रेड इन 1987। तो सब अगर अर्लीस्ट वॉर्म्स की बात की जाए तो उनमें से एक था जेरूसलम, जो कि 1987 में स्प्रेड हुआ था। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली नोन वायरसेस। और ये सबसे कॉमनली अगर हम जानते हैं किसी वायरस को तो वो ये वायरस है। इट यूज टू डिलीट फाइल्स दैट वर एग्जीक्यूटेड ऑन ईच फ्राइडे द 13th। ये वायरस क्या करता था, हर फ्राइडे जो 13th डेट को जो फ्राइडे पड़ता था उस पे क्या करता था, ये सारी की सारी जो फाइल्स होती थी उनको डिलीट कर देता था। इट वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन द सिटी ऑफ जेरूसलम। और सबसे पहले ये कहाँ ये वायरस डिटेक्ट हुआ था? जेरूसलम सिटी में। तो इसीलिए जो है इसका नाम भी जेरूसलम वॉर्म पड़ा था। नेक्स्ट आता है, इन 1991 thousands of machines running MS DOS were hit by a new worm, Michelangelo। तो 1991 में भी क्या था, बहुत सारी मशीन्स जिनमें MS DOS जो है वो रन कर रहा था, उनमें एक नए वॉर्म ने अटैक किया था, मिशेलेंजेलो। ठीक है। द वायरस वुड ओवरराइट द हार्ड डिस्क और चेंज द मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट। ये वायरस क्या कर रहा था, जो आपकी हार्ड डिस्क थी उसको ओवरराइट कर रहा था, या फिर जो मास्टर बूट रिकॉर्ड था इन्फेक्टेड होस्ट का उसको चेंज करके दे रहा था। नेक्स्ट है, इन 2007 स्टॉर्म वॉर्म हिट द कंप्यूटर्स। 2007 में एक नया वॉर्म था स्टॉर्म वॉर्म, उसने भी कंप्यूटर्स पे अपना अटैक किया। वंस हिट योर मशीन बिकम्स पार्ट ऑफ अ लार्ज बॉटनेट विच परफॉर्म्स ऑटोमेटेड टास्क दैट रेंज फ्रॉम गैदरिंग डेटा ऑन द होस्ट मशीन टू सेंडिंग इन्फेक्टेड ईमेल्स टू अदर्स। तो इसमें क्या कर रहा था, इस वॉर्म ने जब भी ये मान लीजिए किसी सिस्टम में था तो इस वो मशीन क्या हो गई थी, वो एक लार्ज बॉटनेट का हिस्सा बन रही थी वो मशीन, जिसमें क्या हो रहा था, ऑटोमेटेड टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहे थे। यानी कि उसमें क्या हो रहा था, जो आपका होस्ट मशीन का जो भी डेटा था वो गैदर कर रहे थे ये, और इन्फेक्टेड ईमेल्स जो है वो सेंड कर रहा था औरों को। About 1.2 billion emails were sent from the infected computers propagating infection। और तकरीबन 1.2 बिलियन ईमेल्स जो हैं वो ऐसे ही इन्फेक्टेड कंप्यूटर से बाकी दूसरे सिस्टम्स को भेजे गए थे ईमेल्स। Since worms spread mostly through the email attachments, the best ways to avoid them is using caution in opening emails। क्योंकि worms ज़्यादातर email attachment के थ्रू फैलता है, तो इस बेस्ट वे क्या रहेगा इनको अवॉइड करने का, कि हम अपने emails को बहुत ध्यान से खोलें। If the email is from an unidentified source, it is always best to delete it। अगर आप को कोई email ऐसे सोर्स से मिल रहा है जिसको आप नहीं पहचानते हैं, तो बेस्ट क्या रहेगा कि आप उस email को डिलीट कर दें। मोस्ट ऑफ द टाइम वॉर्म्स अटैच देमसेल्व्स टू ईमेल। ज़्यादातर क्या करते हैं, वॉर्म्स अपने आप को ईमेल से अटैच कर लेते हैं। इवन द सेंडर ऑफ ईमेल डज नॉट रिकॉग्नाइज व्हाट दे हैव फॉरवर्डेड, एज ईमेल्स आर सेंट ऑटोमेटिकली यूजिंग ऑल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन द यूजर्स प्रोफाइल। कई बार तो सेंडर जो होता है ईमेल का उनको भी नहीं पता कि उन्होंने कब और क्या फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि ईमेल्स क्या है वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाते हैं जो यूज़र की प्रोफाइल है उसमें से सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद।
नेक्स्ट आता है ट्रोजन हॉर्सेस। अ ट्रोजन हॉर्स इज अ प्रोग्राम दैट क्लेम्स टू rid your computer of viruses but instead introduces viruses into the system। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ये एक ऐसे तरीके का प्रोग्राम है जो ये क्लेम करेगा कि हाँ भाई मैं आपके सिस्टम को वायरस से छुटकारा दिलाऊंगा, लेकिन हम ऐसे ही उसमें फंस जाते हैं और इंस्टेड ये क्या करता है, हमारे सिस्टम में वायरस डाल देता है। Since they look like sincere programs, they are referred as Trojan, like the Trojan horse of Greek mythology। क्योंकि ये अच्छे प्रोग्राम लगे। अब कोई ऐसा प्रोग्राम हमारे सामने आ रहा है जो हमें ये दिख रहा है कि गेट रिड ऑफ कंप्यूटर वायरस, तो वो हमें सिंसियर प्रोग्राम लगेगा। तो इसलिए सिंसियर प्रोग्राम लगने की वजह से वो उनको ट्रोजन बोला जाता है, क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी में जैसे ट्रोजन हॉर्स है वो एक सिंसियर हॉर्स के नाम से फेमस था। The Trojan program does not attach itself to the files like a virus nor replicate itself like a worm, but it does provide unauthorized access to users computer। तो जो ट्रोजन प्रोग्राम है ये अपने आप को फाइल्स से अटैच नहीं करता जैसे कि एक वायरस करता है, ना ही रेप्लिकेट करता है जैसे कि एक वॉर्म करता है, लेकिन ये यूजर के कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड एक्सेस दे देता है लोगों को। दे आर मोस्टली स्प्रेड थ्रू इंटरनेट डाउनलोड्स एंड ऑनलाइन गेमिंग प्रोग्राम्स। और ये जो ट्रोजन हॉर्सेस है ये ज़्यादातर कहाँ से फैलते हैं? जो हम इंटरनेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं और जो ऑनलाइन गेम्स हम प्ले करते हैं। दे मोस्टली अफेक्ट द टारगेटेड कंप्यूटर्स। ज़्यादातर ये जो टारगेट कंप्यूटर होते हैं उनको ही अफेक्ट करते हैं। The Trojan program prompts you to do the normal functions such as inputting your email address or profile name। ये ट्रोजन प्रोग्राम क्या करता है? आपको प्रॉम्प्ट करेगा ये जैसे नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि अपना ईमेल एड्रेस इनपुट कीजिए या अपना प्रोफाइल नेम इनपुट कीजिए। यू डू सो नॉट नोइंग दैट यू हैव प्रोवाइडेड एक्सेस टू द मलिशियस सॉफ्टवेयर। और हम ऐसा कर देते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हमने ये इंटरनेट पे जो भी हम ये डाउनलोड कर रहे हैं तो हमें अपना ईमेल एड्रेस देना ही नहीं था वहाँ पे, तो हम ये एक मलिशियस सॉफ्टवेयर को एक्सेस दे रहे हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज केपेबल ऑफ टेकिंग ओवर द फंक्शनैलिटी ऑफ योर कंप्यूटर। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये आपके सिस्टम की फंक्शनैलिटी को टेक ओवर कर लेता है। एन इन्फेक्टेड कंप्यूटर विल बिगिन टू ऑपरेट स्लोली एंड विल एग्जिबिट पॉपअप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जब आपका सिस्टम कंप्यूटर जो है इन्फेक्ट हो जाएगा इस ट्रोजन हॉर्स से, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये आपका सिस्टम धीरे काम करने लगेगा और पॉपअप्स बार बार आते रहेंगे आपके सिस्टम में। इवेंचुअली द कंप्यूटर विल सीज टू ऑपरेट और क्रैश। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लास्ट में कंप्यूटर या तो काम नहीं करेगा या फिर वो क्रैश हो जाएगा। द बेस्ट वे टू अवॉइड द ट्रोजन्स इज टू अडॉप्ट सेफ डाउनलोड प्रैक्टिसेस। तो इसको अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि सेफली आप चीज़ों को डाउनलोड करें ओवर द इंटरनेट। इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ द वेबसाइट सेफ्टी देन इट इज़ प्रॉबेबली बेस्ट नॉट टू डाउनलोड एनी प्रोग्राम फ्रॉम दैट सोर्स। अगर आपको एक वेबसाइट की सेफ्टी के बारे में आप श्योर नहीं हो तो बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप उस वेबसाइट से कोई भी प्रोग्राम को डाउनलोड ना करें। An example of the Trojan horse was I Love You, which infected several computers in USA and Asia, completely damaging the data of millions of computers। तो अगर एक एग्जाम्पल बात करें ट्रोजन हॉर्स की तो वो कौन सा था? आई लव यू, जो कि यूएसए और एशिया की बहुत सारे कंप्यूटर्स को जो इसने इफेक्ट कर दिया था, जिससे जो है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का डेटा जो है पूरी तरह डैमेज हो गया था। नेक्स्ट आता है स्पाईवेयर। A spyware, as the name suggests, is a program used to spy on the computer system। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रोग्राम जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम की जासूसी करता है। This program will try to get all the confidential and sensitive information such as your bank अकाउंट नंबर्स, पासवर्ड्स एक्सेट्रा। ये प्रोग्राम क्या करता है, आपकी सारी जो सिस्टम की मेन चीज़ें हैं उनको जो है फेच करने की कोशिश करता है, जैसे आपके बैंक का अकाउंट नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, सब कुछ। देन दिस कॉन्फिडेंशियल डेटा इज मिसयूज टू एक्सेस यूजर्स अकाउंट्स। और फिर इस कॉन्फिडेंशियल डेटा का इस्तेमाल करके वो मिसयूज करेगा यूजर के अकाउंट्स का। स्पाईवेयर कैन ऑल्सो चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर कंप्यूटर जनरली विदाउट ऑब्टेनिंग योर कंसेंट फर्स्ट। स्पाईवेयर क्या करता है, कई बार आपके कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर देता है और आपसे पूछे बगैर ये चीज़ की जाती है। There are a number of ways spyware or other unwanted software can get onto computer। और इसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी वजह से स्पाईवेयर या और अनवांटेड सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में आ सकता है। A common trick is to covertly install the software during the installation of other software that is being downloaded such as music or video or a file sharing program। और सबसे ज़्यादा कॉमन ट्रिक ये स्पाईवेयर क्या फॉलो करता है
कि जब भी आप कोई और सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड या इंस्टॉल कर रहे हो तो ये उसी टाइम पे अपना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देता है। जैसे हम कोई म्यूज़िक या वीडियो या कोई फाइल शेयरिंग प्रोग्राम जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो ये स्पाईवेयर जो है अपना प्रोग्राम साथ में इंस्टॉल कर देता है। Once installed, the spyware monitors users' activity on the internet and transmits that information in the background to someone else. और अगर ये सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है स्पाईवेयर तो उसके बाद ये क्या करता है, आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, आप इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, और फिर उस इंफॉर्मेशन को ये बैकग्राउंड में किसी और को प्रोवाइड करता है। स्पाईवेयर कैन ऑल्सो गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट ईमेल एड्रेसेस एंड इवन पासवर्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड नंबर्स। स्पाईवेयर आपकी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, जैसे आपके ईमेल एड्रेस को या फिर पासवर्ड्स को या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर्स को। Spyware sends information back to the spyware's home base via the user's internet connection, thus it eats user's internet bandwidth. अब spyware ये डेटा तो चुराता ही है, ये इन्फॉर्मेशन तो चुराता ही है, साथ ही साथ ये इस इन्फॉर्मेशन को उस स्पाईवेयर के होम बेस पे भेजता है और यूज़र का ही इंटरनेट यूज़ करके भेजता है, जिससे वो यूज़र की इंटरनेट की बैंडविड्थ को भी ख़त्म करता चला जाता है। Spyware applications running in the background can lead to system crashes or general system instability as they use memory and system resources of the user's computer. अब जो ये spyware applications जो है जो बैकग्राउंड में रन कर रही होती है, इससे क्या हो जाता है, सिस्टम क्रैश हो जाएगा या फिर सिस्टम जो है वो इनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, आपकी मेमोरी को भी यूज़ कर रहे हैं और सिस्टम के रिसोर्सेज को भी यूज़ कर रहे हैं। Spyware have the ability to monitor keystrokes, scan files on the hard drive, snoop other applications such as chat programs or word processors. Spyware की एबिलिटी क्या होती है कि जो आप कीज़ को जो जिन भी कीज़ को आप स्ट्रोक कर रहे हो उनको ये मॉनिटर कर लेता है, और जो आपकी हार्ड ड्राइव में फाइल्स होती हैं उनको भी स्कैन कर लेता है, और इसके अलावा आपकी जो और एप्लीकेशंस होती हैं उनकी भी स्नूपिंग करता है, जैसे कि आपके चैट प्रोग्राम्स की स्नूपिंग करेगा या फिर आपके वर्ड प्रोसेसर में स्नूपिंग करता है। इट ऑल्सो इंस्टॉल्स अदर स्पाईवेयर प्रोग्राम्स, रीड कुकीज़, चेंज द डिफ़ॉल्ट होम पेज ऑन द वेब ब्राउज़र। ये इसके अलावा क्या करता है, जो दूसरे स्पाईवेयर प्रोग्राम्स होते हैं उनको इंस्टॉल कर देता है, आपकी कुकीज़ को रीड कर लेता है या फिर आपके वेब ब्राउज़र के होम पेज को चेंज कर देता है। While doing so, it consistently relays this information back to the spyware author, who will either sell the information to another party or use it for advertising or marketing purposes. और ऐसा करते समय ये क्या करता है, लगातार उस इन्फॉर्मेशन जो भी आपके सिस्टम से इन्फॉर्मेशन ले रहा है ये वापस उस स्पाईवेयर ऑथर को भेजता जा रहा है, जो या तो इस इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरी पार्टी को बेच देगा या फिर अपने खुद की एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग के लिए उसको यूज़ कर लेता है। Some of the common spywares are Cool Web Search, Internet Optimizer and Zango. तो कुछ spyware जो है उनके एग्जाम्पल क्या है, Cool Web Search, Internet Optimizer और Zango. नेक्स्ट आता है हमारे पास malware. Malware इज शॉर्ट फॉर malicious सॉफ्टवेयर। तो malware क्या है, ये malicious सॉफ्टवेयर की शॉर्ट फॉर्म है। Malware is any kind of unwanted software that is installed without your adequate consent. तो मैलवेयर क्या होता है, कोई भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर जो आपकी मर्जी के बगैर इंस्टॉल हुआ है वो मैलवेयर कहलाता है। The intent of the malware is to damage the data or functionality of the computer or network. और malware का सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या होता है, आपके कंप्यूटर या नेटवर्क के डेटा को डैमेज करना या उसकी फंक्शनैलिटी को नुकसान पहुंचाना। In fact, all the threats mentioned above such as virus, trojans, etc. are examples of malware. और जो अभी हमने ऊपर जितने भी थ्रेट्स पढ़े ये सब क्या है, ये malware के ही एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है स्पैम्स। द टर्म स्पैम रेफर्स टू अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल यानी कि यूसीई और अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल यानी कि यूबीई। स्पैम क्या होता है, स्पैम को हम बोलते हैं अनसॉलिटेड कमर्शियल ईमेल या फिर अनसॉलिटेड बल्क ईमेल। It is flooding the internet with many copies of the same message in an attempt to force the message on people who would not otherwise choose to receive it. इसमें क्या होता है कि एक ही मैसेज की बहुत सारी कॉपीज़ इंटरनेट पे भेज दी जाती है, जिससे क्या होता है कि आप मान लीजिए आप एक यूज़र है और आपको वो रिसीव भी नहीं करना था मेल, लेकिन वो इतनी कॉपीज़ हो गई कि वो बाय चांस आपके मेल में आ चुका है। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज जंक ईमेल, इसको हम जंक ईमेल भी बोलते हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल मोस्टली कंटेन्स एडवर्टीजमेंट्स फॉर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। तो अनसॉलिसिटेड ईमेल में ज़्यादातर क्या होते हैं, ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट्स होते हैं अपनी सर्विसेज के या प्रोडक्ट्स के। हाउएवर मोस्ट ऑफ द स्पैम्स आर फ्रॉम मार्केटर्स और यूज़र हु आर ट्राइंग टू डिसीव द यूज़र्स। लेकिन ज़्यादातर जो स्पैम्स होते हैं वो मार्केटर्स या यूज़र की तरफ से होते हैं, जो कि जो दूसरे यूज़र्स हैं उनको डिसीव, उनको धोखा देने की कोशिश में रहते हैं। The most commonly seen spam includes the following. तो जो ज़्यादातर स्पैम्स हम देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आता है
फिशिंग स्कैम्स अ वेरी पॉपुलर एंड डेंजरस फॉर्म ऑफ ईमेल फ्रॉड। सबसे पहला होता है फिशिंग स्कैम, जो कि बहुत ही क्या है हमारे पास, बहुत ही पॉपुलर और डेंजरस फॉर्म है ईमेल फ्रॉड का। दूसरा है फॉरेन बैंक स्कैम्स और एडवांस फी फ्रॉड स्कीम्स। इस तरीके का भी जो ये स्कैम्स होते हैं, जैसे फॉरेन बैंक का हो गया या एडवांस फी फ्रॉड स्कीम्स। अदर गेट रिच क्विक और मेक मनी फास्ट स्कीम्स, तो इस तरीके का भी ईमेल जो है वो भी स्पैम में ही आता है, जैसे मेक मनी फास्ट या गेट रिच क्विक, इस टाइप का ईमेल अगर आपको दिखता है। क्वैक हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड रेमेडीज, और ये हेल्थ प्रोडक्ट्स या रेमेडीज को अपने एडवर्टाइज जो करते हैं, ये भी एक स्पैम ही होता है। Spam emails is not only unwanted, it clogs your email accounts and uses unnecessary server space. अब स्पैम ईमेल्स सिर्फ अनवांटेड ही नहीं होते, ये क्या करते हैं, आपके ईमेल अकाउंट को क्लॉग कर देते हैं, रोक भर देते हैं ये पूरी तरीके से, और आपका जो सर्वर का स्पेस है उसको अननेसेसरी स्पेस लेते रहते हैं ये। दिस क्रिएट्स बर्डन ऑन सर्वर्स इन द बिजनेसेस। इससे क्या होता है, जो सर्वर्स होते हैं बिजनेस के, उन पे बर्डन क्रिएट होता चला जाता है। सिंस इंटरनेट इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, इट इज नेवर पॉसिबल टू कंप्लीटली स्टॉप द स्पैम ईमेल। अब क्योंकि इंटरनेट तो लेकिन एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए कंप्लीटली तो हम स्पैम ईमेल को स्टॉप नहीं कर सकते। हावेवर प्रिकॉशन कैन बी टेकन व्हाइल लुकिंग एट एन अननोन ईमेल एड्रेसेस। लेकिन हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, अगर हमें ये दिखता है कि ईमेल एड्रेस जो है वो अननोन है, हम नहीं जानते, तो हम वहाँ पर प्रिकॉशन ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ईमेल होस्ट कैन आइडेंटिफाई सच यूजर्स एंड हेल्प फिल्टर देम। ज़्यादातर जो ईमेल के होस्ट होते हैं वो ऐसे यूजर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और इससे हम फिल्टरिंग कर सकते हैं इजीली। स्पैम कॉस्ट द सेंडर वेरी लिटिल टू सेंड, मोस्ट ऑफ द कॉस्ट आर पेड फॉर बाय द रेसिपिएंट और द कैरियर्स रादर देन बाय द सेंडर। स्पैम कॉस्ट जो है, की जो कॉस्ट है वो सेंडर को बहुत ही कम कॉस्ट लगती है सेंडर के लिए, जो सेंड करता है। तो ज़्यादातर जो कॉस्ट है वो रेसिपिएंट ही, जिसके पास वो मेल पहुंचती है उसी को ही कॉस्ट वो पे करनी पड़ती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज एडिशनल कॉस्ट दैट मोस्ट ऑफ द होस्ट आर वेरी कीन दैट यूजर्स यूज स्पैम फिल्टर्स एज वेल एज रिपोर्ट स्पैम सो दे कैन बी स्टॉप्ड। तो इसीलिए ये जो एडिशनल कॉस्ट जब रिसीवर को देनी पड़ जाए, कि उनको जब ये मेल रिसीव होती है, तो इस वजह से ही क्या है, स्पैम फिल्टर्स का बहुत यूज़ हो रहा है, और साथ साथ रिपोर्ट स्पैम्स क्या ऑप्शन भी दिया गया, जिससे कि इन स्पैम्स को पूरी तरह रोकने में मदद मिल सके। नेक्स्ट आता है हैकर्स एंड क्रैकर्स। Hackers and crackers are the software programmers who use dubious ways to get control over your computer and systems. तो hackers और crackers सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके, जो इलीगल तरीके होते हैं, उनका इस्तेमाल करके आपके कंप्यूटर और सिस्टम पे अपना कंट्रोल स्थापित कर लेते हैं। The intent of both hackers and crackers is to gain control over your computer so that they can get the sensitive confidential information. तो हैकर्स और क्रैकर्स का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वो आपके कंप्यूटर पे गेन अपना पाना चाहते हैं, जिससे कि वो आपके सिस्टम की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को फेच कर सके। दे देन यूज दिस इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट यू बाय स्टीलिंग मनी, पर्सनल डेटा, पिक्चर्स, बैंक डिटेल्स इन गवर्नमेंट, मिलिट्री इन्फॉर्मेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये क्या करते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, या तो आपके पैसे चुरा लेते हैं ऑनलाइन, या फिर आपका पर्सनल डेटा, या फिर पिक्चर्स, या फिर बैंक की डिटेल्स, या फिर गवर्नमेंट मिलिट्री इन्फॉर्मेशन, और ना जाने कौन कौन सी चीज़ें। दिस इन्फॉर्मेशन कैन आइदर बी सोल्ड फॉर मनी और हैकर्स एक्सेस अकाउंट देमसेल्व्स टू रॉब यू डायरेक्टली। तो इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल या तो वो आप आगे बेचते हैं इस इन्फॉर्मेशन को पैसों के लिए, या फिर डायरेक्टली वो आपको जो है कुछ आपका हैक कर लेते हैं अकाउंट, और फिर आपसे रैंसम अमाउंट आपसे मांगते हैं वो। Originally, hackers were the gifted programmers who gain access to the systems or network to showcase the security loopholes to the administrators. जो स्टार्टिंग में हैकर्स जो है वो गिफ्टेड प्रोग्रामर्स बोला जाता था उनको, क्योंकि ये चेक करते थे कि देखो आपकी सिक्योरिटी में जो आपने लगाई है अपनी वेबसाइट में या ओवर द इंटरनेट, उसमें कितने लूप होल्स है, कितनी कमियां हैं। Later, the term cracker was coined for such activists who had intentions of doing malicious activities. और फिर एक टर्म बाद में दी गई थी क्रैकर, जिसका जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए ही थी जो आपके सिस्टम में, जिनकी इंटेंशन आपके सिस्टम में malicious activities परफॉर्म करने की थी। क्रैकर्स हैव एन एंड गोल ऑफ डिस्ट्रॉइंग डेटा एंड नेटवर्क फॉर पर्सनल मॉनिटरी गेन्स। और क्रैकर्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करके सिर्फ अपने पैसों के लिए उनको जो है आपके डेटा को वो डिस्ट्रॉय करते हैं।
नेक्स्ट आता है एंटीवायरस टूल्स। तो ये कौन से होते हैं? एंटीवायरस टूल्स आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट हेल्प अस डिटेक्ट द वायरस इन ईमेल्स और फाइल्स एंड हेंस प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर्स। तो एंटीवायरस टूल्स क्या होते हैं? ये वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपने ईमेल्स या फाइल्स में वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दीज टूल्स कैन डिटेक्ट वायरस, वर्म्स, ट्रोजन्स एज वेल एज स्पाईवेयर एंड एडवेयर्स। तो ये टूल्स क्या कर सकते हैं? वायरस को, वर्म्स को, ट्रोजन्स को, स्पाईवेयर को और एडवेयर को डिटेक्ट कर सकते हैं आपके सिस्टम में। दे ब्लॉक अस फ्रॉम विजिटिंग अनसेफ वेबसाइट्स एंड ऑल्सो डाउनलोडिंग अनसेफ प्रोग्राम्स फ्रॉम सच वेबसाइट्स। ये हमें ब्लॉक करते हैं ताकि हम कोई अनसेफ वेबसाइट को विजिट ना करें और या फिर हम ऐसी वेबसाइट से कोई अनसेफ प्रोग्राम को डाउनलोड ना कर लें। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट्स एंड थ्रेट्स फ्रॉम फिशिंग वेबसाइट्स। और इसके अलावा ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो ये फिशिंग वेबसाइट्स होती है यहाँ से हमारी कोई आइडेंटिटी की इंफॉर्मेशन इन तक ना पहुँच जाए। देयर आर सेवरल कमर्शियल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल सच एज नॉर्टन, मैकेफी, K7, क्विक हील एट्सेट्रा। तो कुछ फेमस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हमारे पास? नॉर्टन है, मैकेफी है, K7 है और क्विक हील है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डेटा बैकअप एंड सिक्योरिटी। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, देयर आर थ्रेट्स टू द कंप्यूटर्स दैट आर समटाइम्स हार्ड टू अवॉइड। कई बार हमारे कंप्यूटर में ऐसे थ्रेट्स आ जाते हैं जिनको हम अवॉइड ही नहीं कर पाते। अननोइंगली वी मे ओपन एन ईमेल दैट मे हैव वायरस अटैचमेंट्स एंड कैन डिस्ट्रॉय ऑल द प्रोग्राम एंड डेटा ऑन आवर कंप्यूटर। कई बार हमें बिना हमारे जाने हम ऐसा कोई ईमेल ओपन कर लेते हैं जिसमें वायरस अटैचमेंट्स होती हैं और जिसकी वजह से हमारा सारा डेटा और प्रोग्राम्स जो है वो सिस्टम में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। That is why to protect ourselves from such unknown threat we need to assure backing up the data। तो इसीलिए अपने आप को हमें ऐसे अननोन खतरे से बचाने के लिए हमें अपने डेटा को बैकअप करना चाहिए। The basic principle on data backup is very simple. Just make another copy of the data and keep it elsewhere than on the same computer। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है डेटा बैकअप का? बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको? जो आपका इस सिस्टम पे डेटा है उसकी एक और कॉपी बना लीजिए और उसको किसी दूसरे सिस्टम पर आप रख लीजिए। This guarantees that once the data on your computer gets corrupted due to a threat, you can reload the data again on your computer once it has been rectified। इससे क्या हो जाएगा कि मान लीजिए आपके इस सिस्टम पे डेटा करप्ट हो गया है थ्रेट की वजह से, तो आप इस डेटा को रीलोड कर सकते हैं जब आपका वो डेटा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो रेक्टिफाई हो जाएगा। These days you have external hard drives which can backup data। और इन दिनों तो हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स का ऑप्शन होता है जिसमें हम अपना डेटा को बैकअप करके रख सकते हैं। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द स्मार्ट डिवाइसेज आर ऑल्सो यूज टू बैकअप द डेटा। और जो ज़्यादातर हमारे स्मार्ट डिवाइसेज हैं उनको भी हम बैकअप करने के लिए, अपने डेटा का बैकअप रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। Before we discuss in detail how to use the security tools, here are some of the guiding principles to use the computer securely। तो इससे पहले कि हम security tools के बारे में और ज़्यादा पढ़ें, हमें कुछ कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। तो हम पहले वो प्रिंसिपल्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है हमारे पास वो क्या है? यूजिंग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सच एज नॉर्टन एंटीवायरस, सिमेंटेक एट्सेट्रा। हमें सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए जैसे नॉर्टन एंटीवायरस या सिमेंटेक। नेवर शेयर पासवर्ड, कभी भी किसी के साथ अपने पासवर्ड नहीं शेयर करने चाहिए। बिवेयर ऑफ ईमेल अटैचमेंट्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज, अननोन सोर्स से अगर ईमेल अटैचमेंट है तो उससे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। डू नॉट रैंडमली डाउनलोड मटीरियल फ्रॉम वेबसाइट्स विच हैज़ नॉट बीन चेक्ड फॉर सिक्योरिटी। कोई ऐसी वेबसाइट जो सिक्योरिटी के लिए चेक नहीं हुई है वहाँ से आप कोई भी रैंडमली मटेरियल को डाउनलोड ना करें। नेवर प्रोपेगेट हॉक्स और चेन ईमेल्स, कभी भी जो चेन ईमेल्स या हॉक्स ईमेल्स हैं उनको प्रोपेगेट ना करें। ऑलवेज लॉग आउट योर लैपटॉप और कंप्यूटर, हमेशा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को लॉग आउट करें। रिस्ट्रिक्ट रिमोट एक्सेस, और रिमोट एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करें। फ्रिक्वेंटली बैकअप इंपॉर्टेंट डेटा एंड फाइल्स, अपना टाइम टू टाइम जो है अपने डेटा और फाइल्स को इंपॉर्टेंट को बैकअप करके रखें। यूज़ इंक्रिप्शन और साइट्स दैट यूज़ इंक्रिप्टेड डेटा, तो या तो इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करें या फिर उन साइट्स का इस्तेमाल करें जिन पे इंक्रिप्टेड डेटा का इस्तेमाल होता है। There are several security tools available which help us protect against all sorts of threats mentioned above। तो हमारे पास अब बहुत सारे सिक्योरिटी टूल्स होते हैं जो हमें ये थ्रेट्स हमने अभी ऊपर पढ़े थे उनसे हमें प्रोटेक्ट करने में मदद करेंगे। इन ब्रीफ, द टूल्स आर अवेलेबल फॉर एंटी स्पैम, एंटी वायरस, फायरवॉल्स, इंक्रिप्शन टूल्स, पासवर्ड मैनेजर्स एंड क्लीन अप टूल्स। तो ये जो टूल्स है ये ज़्यादातर किस चीज़ के लिए अवेलेबल है? जो एंटी स्पैम्स है, एंटी वायरस के लिए, फायरवॉल्स के लिए, इंक्रिप्शन टूल्स के लिए, पासवर्ड मैनेजर्स और क्लीन अप टूल्स के लिए। तो हम देखते हैं
फर्स्ट रिकॉर्डेड कंप्यूटर क्राइम, पहला जो कंप्यूटर क्राइम रिकॉर्ड हुआ है वो कौन सा हुआ है? इन 1820 जोसेफ मैरी जैक्वा, अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर इन फ्रांस, प्रोड्यूस द लूम। 1820 में जोसेफ मैरी जैक्वा एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे फ्रांस में जो लूम को प्रोड्यूस करते थे। दिस डिवाइस अलाउड द रेपिटेशन ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स इन द वीविंग ऑफ स्पेशल फैब्रिक्स। तो इस डिवाइस में क्या था, रिपीटिशन हो रहा था स्टेप्स का, ठीक है, जो जब स्पेशल फैब्रिक बुनने के लिए जो स्टेप्स का रिपीटिशन था वो हो रहा था। तो दिस रिजल्टेड इन अ फियर अमंग्स जैक्वार्ड्स एम्प्लॉयज दैट देयर ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड वर बीइंग थ्रेटेंड। तो इससे क्या हुआ, जैक्वार्ड के जो एम्प्लॉयज थे उनमें एक डर पैदा हो गया कि जो उनका ट्रेडिशनल तरीका था ये तो उनके लिए खतरा बन गया है, जो वो ट्रेडिशनल तरीके से ये करते थे। तो दे कमिटेड एक्ट्स ऑफ सैबोटेज टू डिस्करेज जैक्वा फ्रॉम फर्दर यूज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने जैक्वा का जो ये नई टेक्नोलॉजी वो यूज़ करता था ये इसको बनाने के लिए, इस लूम को बनाने के लिए, तो उन्होंने इसको डिस्करेज किया था। दिस इज़ द फर्स्ट रिकॉर्डेड साइबर क्राइम, और ये पहला रिकॉर्डेड साइबर क्राइम हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास वायरसेस केस, देखते हैं अब हम इसकी कुछ केस स्टडी करते हैं वायरसेस की। केस 1 क्या है, ब्रेन इन इट्स फर्स्ट इनकारनेशन रिटन इन जनवरी 1986 इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस फॉर द पीसी। ब्रेन जो है, जो जनवरी 1986 में इसको प्रोड्यूस किया गया था या इसको लिखा गया था इस प्रोग्राम को, ये जो है हमारे पीसी की अगर बात की जाए तो उसके लिए ये पहला कंप्यूटर वायरस है। द वायरस इज ऑल्सो नोन एज लाहौर पाकिस्तानी, पाकिस्तानी ब्रेन, ब्रेन ए एंड UIUC। तो इस वायरस के और क्या क्या नाम है, लाहौर पाकिस्तानी, पाकिस्तानी ब्रेन, ब्रेन ए और UIUC। द वायरस वॉज रिटन बाई 2 ब्रदर्स बासित एंड अमजद फारूक AM हु लिव्ड इन लाहौर पाकिस्तान। और ये वायरस किन्होंने डेवलप किया था, 2 ब्रदर्स थे, बासित और अमजद फारूक AM, उन्होंने लाहौर पाकिस्तान में इसको डेवलप किया था। फिर द ब्रदर्स टोल्ड टाइम मैगजीन दे हैड रिटन इट टू प्रोटेक्ट देयर मेडिकल सॉफ्टवेयर फ्रॉम प्राइवेसी एंड वाज सपोज टू टारगेट कॉपीराइट इन्फ्रिंजर्स ओनली। तो इन ब्रदर्स ने टाइम मैगजीन के इंटरव्यू में ये चीज़ बताई थी कि इन्होंने इसको सिर्फ और सिर्फ अपने मेडिकल सॉफ्टवेयर को बचाने के लिए किया था कि कोई उसको पायरेट ना कर ले, कोई और उसको जो है मान लो अगर उनकी इन्फॉर्मेशन के बगैर कोई उनके उसको सॉफ्टवेयर को यूज़ ना कर ले। द वायरस केम कंप्लीट विद द ब्रदर्स एड्रेस एंड 3 फोन नंबर्स एंड अ मैसेज दैट टोल्ड द यूजर दैट देयर मशीन वाज इन्फेक्टेड एंड फॉर इनॉक्यूलेशन द यूजर शुड कॉल देम। और ये वायरस जो है, इस वायरस में क्या उन्होंने चीज़ डाली थी, इसमें उन दोनों भाइयों का एड्रेस था, 3 फ़ोन नंबर्स थे और एक मैसेज था जिसमें यूज़र को ये बताया गया कि आपकी मशीन इन्फेक्ट हो गई है और अगर आपको अपनी मशीन को इन्फेक्शन से बचाना है तो यूज़र को जो है इन ब्रदर्स को कॉल करना पड़ेगा। When the brothers began to receive a large number of phone calls from people in US, Britain and elsewhere demanding them to disinfect their machines, the brothers were stunned and tried to explain to the outraged callers that their motivation had not been malicious. और जब इन भाइयों को जो है कॉल्स आने लगी बहुत सारे लोगों की, US से, ब्रिटेन से या और भी कंट्रीज से, ये डिमांड करने के लिए कि हमारी मशीन्स को डिसइंफेक्ट कर दो, तो ये ब्रदर्स जो चौंक गए थे और उन्होंने उनको कॉल कर एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उनका मोटिवेशन जो है मलिशियस नहीं था। They ended up having to get their phone lines cut off and regretted that they had revealed their contact details in the first place. और फिर उन्होंने लास्ट में क्या किया, उनको अपनी फ़ोन लाइंस को ही कट ऑफ करना पड़ा और उनको रिग्रेट हुआ इस चीज़ का कि उन्होंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्यों शेयर की या क्यों रिवील की। द ब्रदर्स आर स्टिल इन बिजनेस इन पाकिस्तान एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन देयर कंपनी कॉल्ड ब्रेन लिमिटेड। तो ये दोनों भाई जो है अभी भी बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर, और इनकी कंपनी का नाम है ब्रेन लिमिटेड। Introduces or causes to be introduced any viruses or containment, in that case suit filed under chapter 9 of IT Act, that is section 43 as a civil wrongs under IT Act। तो इसमें क्या है, कोई भी वायरस जो है उसको इस केस में जो कोई भी वायरस था तो इसमें सूट फाइल हुआ था इनके लिए, चैप्टर 9 जो था IT एक्ट का, सेक्शन 43 जो था सिविल रॉन्ग्स अंडर IT एक्ट, उसके अंडर इनके खिलाफ केस फाइल हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट आता है वॉर्म्स का। वॉर्म्स का केस फर्स्ट क्या था? द 1988 इंटरनेट वॉर्म वाज द फर्स्ट मेजर वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट वेयर मैलवेयर सॉफ्टवेयर दैट इज मिलिशियस प्रोपेगेटेड थ्रू आउट द इंटरनेट। तो 1988 में इंटरनेट वॉर्म जो है पहला मेजर वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट था जहां पर जो मैलवेयर था वो सारे इंटरनेट पे प्रोपेगेट कर चुका था। This worm infected Unix servers, taking advantage of different types of vulnerability in installed code such as send, mail and finger. इस वॉर्म ने इन्फेक्ट कर दिया था सारे यूनिक्स सर्वर्स को और एडवांटेज लिया था इंस्टॉल्ड कोड में, जैसे कि सेंड मेल या फिंगर में। द लेसन्स फ्रॉम दैट इंसिडेंट आर स्टिल वैलिड एंड आर सरप्राइजिंगली परहैप्स द वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाइड दैट अलाउड द वॉर्म टू कॉज सच प्रॉब्लम्स आर स्टिल प्रेजेंट इन सम मॉडर्न सॉफ्टवेयर। तो ये जो इस इंसिडेंट से जो लेसन्स हुए थे वो आज भी वैलिड हैं। मतलब ये चीज़ है कि जो वल्नरेबिलिटी उस टाइम पे आइडेंटिफाई हुई थी इस वॉर्म की वजह से, वो आज भी बहुत सारे मॉडर्न सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट करती हैं। The perpetrator of the 1988 internet worm, Robert Morris, a graduate student at Cornell University, meant no harm but was experimenting with what was possible. तो जो इसको बनाने वाला था 1988 में, जो perpetrator था इंटरनेट वॉर्म का, रॉबर्ट मॉरिस, वो एक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट स्टूडेंट था। तो उसका कोई मकसद हार्म पहुंचाने का नहीं था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करके देख रहा था कि कहाँ तक सिक्योरिटी में क्या किया जा सकता है। ही इज़ नाउ अ रिस्पेक्टेड कंप्यूटर साइंस रिसर्चर। अब वो क्या कर रहे हैं? वो एक रिसर्चर है बहुत रिस्पेक्टेड कंप्यूटर साइंस के। सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ नो लॉन्गर एक्सेप्ट सच एन एक्सक्यूज, सो यू शुड नॉट अटेम्प्ट एनी सच सिक्योरिटी एक्सपेरिमेंट। तो अब लेकिन सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ इस चीज़ को, इस एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो आपको एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी ऐसा कुछ जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सेकेंड केस क्या था वॉर्म का? Probably the world's most famous worm was the internet worm let loose on the internet by Robert Morris sometime in 1988. तो 1988 में जो सबसे फेमस जो रॉबर्ट मॉरिस ने किया था, शायद वो एक इंटरनेट वॉर्म था। The internet was then still in its developing years, and this worm, which affected thousands of computers, almost brought its development to a complete halt. इंटरनेट जो है उस वक्त पे डेवलपिंग स्टेजेस पे था अपनी, और इस वॉर्म ने क्या कर दिया था, एक तरीके से उसको की डेवलपमेंट पे रोक लगा दी थी। इट टुक अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ऑलमोस्ट 3 days टू गेट रिड ऑफ द वॉर्म, एंड इन द मीन टाइम मेनी ऑफ द कंप्यूटर्स हैड टू बी डिसकनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क। बहुत सारे एक्सपर्ट्स की टीम को पूरे 3 दिन लग गए थे इस वॉर्म से छुटकारा पाने में, और इस वक्त, इस दौरान उन्हें बहुत सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क से डिसकनेक्ट करना पड़ गया था। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्सेस के केसेस पढ़ते हैं। तो इसका फर्स्ट केस क्या है? हैकर सेंटेंस टू 21 months जेल इन टीके बॉट ट्रोजन हॉर्स केस, सोफोज रिपोर्ट्स। इस केस में, ट्रोजन हॉर्स के केस में, जो हैकर था उसको 21 महीने की जेल हो गई थी टीके बॉट ट्रोजन हॉर्स केस में। An American hacker has been sent to jail after using a Trojan horse to break into innocent internet users' computers. तो ये एक अमेरिकन हैकर है जिसको जेल भेजा गया था। ट्रोजन हॉर्स का इस्तेमाल इन्होंने किया था क्योंकि यूजर्स के कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए। रेमंड पॉल Steigerwald from Indiana has been sentenced to 21 months in jail for his involvement in an international hacking gang which broke into computers around the world, including PCs at the United States Department of Defense with a Trojan horse. तो रेमंड पॉल स्टिगरवॉल्ट जो है इंडियाना से हैं ये, तो इनको 21 मंथ की जेल हुई थी क्योंकि ये एक हैकिंग गैंग का हिस्सा थे जिसके तहत इन्होंने बहुत सारे कंप्यूटर्स जो थे अराउंड द वर्ल्ड उनमें ब्रेक इन किया था, जिसकी वजह से उनकी इंफॉर्मेशन को जो है चुरा लिया गया था। Steigerwald 21 was a member of the International Threat Crew hacking gang which launched a Trojan horse designed to break into internet connected computers. Steigerwald जो कि उस वक्त 21 साल के थे, तो उन्होंने, वो एक थ्रेट क्रू नाम से एक हैकिंग गैंग थी उसका हिस्सा थे, और उन्होंने एक ट्रोजन हॉर्स को डिज़ाइन किया था जिससे कि इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स पे जो है ब्रेक इन कर सके। द ट्रोज और टीके बॉट a Trojan horse also known as the TK worm exploited a vulnerability that is found on some Microsoft IIS web servers. तो इस ट्रोजन हॉर्स ने क्या किया था, जिसका नाम टीके वॉर्म भी बोला जाता है, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट आईआईएस के वेब सर्वर्स पर एक वल्नरेबिलिटी थी जिसको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया था। At least 2 computers belonging to the Department of Defense were infected and damaged by the malicious code. तो कम से कम जो 2 कंप्यूटर्स थे जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को बिलोंग करते थे, उनको, वो उनमें इन्फेक्शन आ गया था और ये डैमेज हो गए थे इस malicious कोड की वजह से।
Between October 2002 and 7 March 2003, Stiger, Walt, and other members of the threat crew gang were able to remotely control infected computers without the knowledge of the computers owners. तो 2002 अक्टूबर 2002 और 7 मार्च 2003 के बीच स्टिगर, वॉल्ट और जो अदर मेंबर्स थे थ्रेट क्रू गैंग के, वो इस जो सिस्टम्स थे इनको इन इन रिमोटली कंट्रोल कर पा रहे थे, लेकिन इनके ऑनर्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी. स्टीगर वॉल्ट, हु प्लीडेड गिल्टी टू द चार्जेस, हैज़ बीन ऑर्डर टू पे $12,000 टू द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फॉर डैमेज कॉज बाय द ट्रोजन हॉर्स. तो जो स्टीगर वॉल्ट था जो गिल्टी प्लीड हुआ इन चार्जेस के साथ, उसको बोला गया था $12,000 देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को, क्योंकि जो भी उन्होंने ट्रोजन हॉर्स ने जो भी डैमेज कॉज किया था ये उसकी एवज में उन्होंने डिमांड की थी. सेकेंड केस क्या था? A young lady reporter was working on an article about online relationships. एक young lady reporter जो है वो एक article पे काम कर रही थी online relationships के बारे में. The article focused on how people can easily find friendships and even love on the internet. और इस article में ज़्यादा focus किस चीज़ पे था कि कैसे लोग जो है easily friendship और love जो है वो internet पे find out कर सकते हैं. During the course of her research, she made a lot of online friends. और अपनी रिसर्च के दौरान उसके बहुत सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स बने. वन ऑफ दीज फ्रेंड्स मैनेज टू इन्फेक्ट हर कंप्यूटर विद अ ट्रोजन. और इन्हीं में से एक फ्रेंड ऐसा था जिसने उसके कंप्यूटर को ट्रोजन से इन्फेक्ट कर दिया था. This young lady stayed in a small one-bedroom apartment and her computer was located in one corner of her bedroom. ये young lady क्या है, एक वन बेडरूम के छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी और जो इसका कंप्यूटर था वो इसके बेडरूम के एक कॉर्नर में लोकेटेड था. Unknown to her, the Trojan would activate her web camera and microphone even when the internet was switched off. अब उसको ये पता नहीं था, लेकिन इस ट्रोजन क्या करता था, ये ट्रोजन उसका जो वेब कैमरा और माइक्रोफोन था जब इंटरनेट बंद भी होता था तो भी उसको एक्टिव कर देता था. An year later, she realized that hundreds of her pictures were posted on pornographic sites around the world. और एक साल बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि उसकी 100 से भी ज़्यादा जो पिक्चर्स है वो बहुत सारी पोर्नोग्राफिक साइट्स पे जो अराउंड द वर्ल्ड हैं उन पर पोस्ट की जा चुकी थी. नेक्स्ट आता है स्पाईवेयर. लवर स्पाईवेयर क्रिएटर नाउ मोस्ट वांटेड इंटरनेट क्रिमिनल ऑन FBI's लिस्ट. जो लवर स्पाईवेयर क्रिएटर है अब वो इंटरनेट क्रिमिनल की जो लिस्ट है FBI की उसमें सबसे मोस्ट वांटेड हो चुका है. Carlos Enrique Perez Milera, an ex-student of certain San Diego State College, was lately listed on Federal Bureau of Investigation's list of internet criminals who were most wanted because he had created Lover Spy, one notorious spyware also called Email PI, published TheVerge.com, dated November 7, 2013. तो ये कार्लोस एनरिक पेरेज मिलेरा जो एक एक्स स्टूडेंट है सैन डिएगो में सिचुएटेड एक कॉलेज का, वो जो है FBI की इंटरनेट क्रिमिनल्स की लिस्ट में मोस्ट वांटेड है क्योंकि उसने एक लवर स्पाई करके एक विकेड स्पाईवेयर क्रिएट किया था जिसको ईमेल PI भी बोलते हैं. Perez Milera, aged 33, had developed the malware valuing $89 such that it would catch a person who acted deceitfully while pretending to love. Perez Milera, जिसकी एज उस वक्त 33 साल थी, उसने ये malware जो डेवलप किया था जिसकी वैल्यू थी $89, जिससे कि ये एक ऐसे पर्सन को कैच कर सकता था जो कि एक्ट कर रहा था डिसीटफुली और जो कि मतलब प्रिटेंड कर रहा था लव के लिए कि he loves someone. So it dispatched one e-greeting card to the suspected deceiver, which if viewed would plant one especially harmful Trojan capable of seizing email IDs, keystrokes, IM instant messages as well as movie from the victim's web-based camera. तो इसमें क्या हो रहा था, एक ई ग्रीटिंग कार्ड को डिस्पैच किया जा रहा था जो डिसीवर था उसके सिस्टम में, और जिससे कि उसको ये पता चल सके कि एक हार्मफुल ट्रोजन जो है वो डिस्पैच किया जा रहा था जिससे उसकी जो ईमेल आईडीज़ है उनको रोक दिया जाए, उसके की स्ट्रोक्स को स्कैन किया जा रहा था, उसके मैसेजेस को पढ़ा जा रहा था, उसकी मूवीज़ से पता चल रहा था वो कौन सी मूवी देख रहा है, और इसके अलावा उसका जो वेब बेस्ड कैमरा है उसका भी एक्सेस मिल गया था. Following the Trojans planting, the contaminated PC fully came under the control of the hacker. और जैसे ही वो ट्रोजन उसने प्लांट कर दिया उस पर्टिकुलर पर्सन के सिस्टम में, तो जो कंटेमिनेटेड PC था वो अब उस हैकर के पूरे कंट्रोल में आ चुका था. तो आज के लिए बस इतना ही. तो जो बाकी का जो टॉपिक्स बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.